हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रिवीजन कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट feared portion of chemistry, but again the most rich and the most rewarding portion। मुझे उम्मीद है आज का ये जो सेशन हम साथ साथ कर रहे हैं इसका कुछ बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बशर्ते आप इसे ध्यान से हमारे साथ साथ करें। रिवीजन भी हो जाएगा और साथ साथ कुछ चीजें रिकैपिचुलेट भी अच्छे से हो जाएंगी प्रैक्टिस के साथ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस आर डायमैग्नेटिक? कौन इनमें से डायमैग्नेटिक है? इससे ध्यान आता है कि सबसे पहले ध्यान दें कि अगर आपके पास सेकंड या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के कॉम्प्लेक्सेस हैं तो वो हमेशा लो स्पिन ही होते हैं, पेयर्ड होते हैं, और अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो डायमैग्नेटिक हो जाते हैं। गोल्ड को देखिए, अगर AuCl4- इसमें गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? गोल्ड +3 है। गोल्ड +3 है, इसका मतलब ये D8 कॉम्प्लेक्स है। क्या डायमैग्नेटिक है? हाँ है। फिर COH2O6 3+, कोबाल्ट 3+, D6 कॉम्प्लेक्स है, लो स्पिन हो जाता है। कोबाल्ट अकेला ऐसा एक्वा कॉम्प्लेक्स है जो लो स्पिन होता है, बाकी सारे एक्वा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन होते हैं। कोबाल्ट को क्योंकि पेयरिंग कराने का बड़ा शौक होता है, इसके चलते वो लो स्पिन हो जाता है। अलबत्ता इसका फ्लोराइडो कॉम्प्लेक्स अगर आप देखेंगे तो वो हाई स्पिन होता है, और हाई स्पिन होने से वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है। ये नहीं होगा। COCO4-, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड भाई आ गई है तो गारंटीड लो स्पिन होगी। क्यों? अब कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है, वो इलेक्ट्रॉन्स को एकदम पुश कर देती है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिस इज सिमिलर टू NiCO4, ये भी D10 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। -1 ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का, है ना? तो यहाँ पर वो 4s2 3d8 की बजाय अंदर पुश करके 3d10 टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्लियर कट लो स्पिन एंड ऑफ कोर्स डायमैग्नेटिक। करेक्ट आंसर्स आर ABD, आबाद। एंड दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। मोर देन वन करेक्ट में बच्चों एक बात ध्यान रखना, भले ही एक आध ऑप्शन छूट जाए पर गलत सलत ऑप्शन टिक ना हो। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड अगेन नोट दैट वेरी वेरी केयरफुली। इसी बात पे एक दूसरा, बिल्कुल, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द प्रॉपर्टी स्टेटेड अगेंस्ट इट? ठीक है, आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, अब पैरामैग्नेटिक बिहेवियर अगर इसमें देखें, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कुछ कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं। +2 का मतलब है 4s2 उड़ा दिया, तो ये कौन सा है? ये है 3d3, 3d4, 3d5, 3d6। अब इसमें अगर पैरामैग्नेटिक बिहेवियर की बात आप करेंगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखने चाहिए, और इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, उसमें फिर से 4 है। तो गलत हो गया फिर, क्योंकि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर सबसे तगड़ा होगा मैंगनीज +2 में, जिसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ए सही है? नहीं, ए सही नहीं है। बी, आयनिक साइज अक्रॉस द पीरियड जब हम चलते हैं, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो अगर आप देखेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है और साइज लगातार उत्तर घट जाता है। यहां पर हाइड्रेटेड आयनिक रेडियस ऐसी कोई बात हो नहीं रही है, यहां पर सिंपल आयन के साइज की बात हो रही है। जैसे जैसे न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जाएगा, क्लियर कट है, साइज कम हो जाएगा। सबसे बड़ा मैंगनीज होगा, उससे कम आयरन, उससे कम कोबाल्ट, पर निकल। सही है। एक्वा सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, स्कैंडियम, क्रोमियम, फेरिक और कोबाल्ट, बिल्कुल सही ऑर्डर है। क्यों? डी ब्लॉक में अक्रॉस द पीरियड जब चलते हैं स्कैंडियम से जिंक की ओर, तो +3 की स्टेबिलिटी कम होती है और +2 की स्टेबिलिटी लगातार बढ़ जाती है। ये ट्रेंड है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर आप देखेंगे, हाँ, स्कैंडियम सिर्फ +3 में होता है, टाइटेनियम 2, 3, 4, 3 में रह लेता है, और क्रोमियम तो 2 से लेकर 6 तक चला जाता है, और मैंगनीज 2 से लेकर 7 तक चला जाता है। तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ते जा रहे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम और मैंगनीज में BCD सही है, बेहतरीन है।
sorry. In isolated condition, CC bond length of ethane is X and that of ethene in Zisus salt is, oh my god, Zisus salt क्या है? Zisus salt बाबू वो है जिसमें प्लैटिनम और ये C2H4 जिसकी आप बात कर रहे हैं, इन्होंने एक ईटा कॉम्प्लेक्स बना रखा है। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल। अगर आप एक थोड़ा सा ढंग से प्यार से डिस्क्राइब करते हैं इसे, है ना, इसमें अगर आप देखेंगे सी डबल बॉन्ड सी को इस तरह से, एच 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 एच, ऐसे ये प्लेन है किसका? इथीन का, और पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके ऊपर नीचे है, और आप पाते हैं कि जब वो प्लैटिनम से कोऑर्डिनेट करता है ऐसे, अच्छा, इस तरीके से, जी हाँ, कई बार ऑन एन एवरेज आप इसको ऐसा मान सकते हैं कि इस तरीके से कोऑर्डिनेट करना है। तो एक्चुअली जो पूरा पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक लिगेंड का काम कर रहा है उसके लिए, और ऐसे ही बाकी बचे हुए 2 3 4 लिगेंड्स बाकी जगह अटैच हो जाएंगे, उससे अपने को इतना कोई लेना नहीं है। ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको आप देखिए, जो पहले सी डबल बॉन्ड सी का पाई बॉन्ड था, अब वो एक 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन चुका है जिसको लोग प्यार से ईटा कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन 2 ही न्यूक्लियाई के बीच में शेयर्ड था तो ज्यादा अच्छे से बॉन्डेड था, या तब ज्यादा अच्छे से बॉन्ड उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी जब उसको 2 की बजाय 3 के बीच में उधर घुमाया जाएगा? ओवरऑल अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के लिए भले ही 3 न्यूक्लियाई का ज्यादा हो, लेकिन अगर 2 न्यूक्लियाई के बीच में वो शेयर्ड था तो उसकी शेयरिंग से जो स्टेबिलिटी ऐड होती थी उस पाई बॉन्ड में वो अच्छी थी। अगर वो कहीं और खसक कर जाने लगेगा तो उस पाई बॉन्ड की अकेले की स्टेबिलिटी की अगर आप बात करें, एक तरह से आपने पाई बॉन्ड तोड़ना शुरू कर दिया है ना। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पाई बॉन्ड्स याद हो, जो इसी तरह से वो ब्रोमोनियम आयन वगैरह बनते थे, तो क्या होता था उसमें, आपने पाई बॉन्ड में ओनियम आयन बनाया, फिर बैक साइड अटैक किया, पाई बॉन्ड टूट गया। तो पाई बॉन्ड को तोड़ने के षड्यंत्र का हिस्सा है, पहला स्टेप है। तो कैसे बॉन्ड अच्छा होता है? नहीं, बॉन्ड वीक हो जाता है। अच्छा, तो बॉन्ड वीक हो गया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अच्छा, तो लेंथ इज ग्रेटर देन एक्स? जी हाँ, लेंथ इज ग्रेटर देन एक्स। सुंदर प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। जिससे सॉल्व के दर्शन कीजिए आप और देखिए। Which of the following will have two stereoisomeric forms? सुंदर प्रश्न। 1 2 3 4 CrNO2 होल थ्राइस NH3 होल थ्राइस। जी हाँ, इसमें फेशियल और मेरिडियनल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे, ऑप्टिकल कोई नहीं होगा। इसकी अगर आप बात करें COCl2En होल ट्वाइस प्लस, तो इसमें एक दिक्कत है, एक सिस हो सकता है और एक ट्रांस, ठीक है, पर सिस वाले में कायरलिटी भी है, तो एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लीवो, तो इसके 3 आइसोमरिक फॉर्म्स होंगे, 2 नहीं होंगे। तो क्या ये विल हैव एग्जैक्टली 2? ये क्वेश्चन, मेरे ख्याल से क्वेश्चन की जो नियत थी वो ये थी, क्यों? क्योंकि अब आर्ग्यूमेंट करने वाला कह सकता है 3 है तो क्या 2 है? ऑफ कोर्स 2 तो है ही सही, पर सबसेट के रूप में नहीं, एग्जैक्टली 2 है। अगर 2 या 3 बाइडेंटेट लिगेंड्स लगी हुई हैं तो गारंटीड कायरल तो ये है। अच्छा, फिर डेक्स्ट्रो या लीवो सिस ट्रांस तो उसमें कहीं होगा नहीं, 2 ही हैं, बिल्कुल 2 ही हैं। और यहां पर भी Br और Cl जो लगे हुए हैं, सेम केस आ जाएगा। कैसे? Br और Cl आपस में सिस हो सकते हैं और ट्रांस भी, और अगर सिस हो गए तो 2 En जो बाइडेंटेट लिगेंड्स हैं उनके चलते मॉलिक्यूल कायरल हो जाएगा, और डेक्स्ट्रो और लीवो यानी कि 3 बन जाएंगे। सिस वाले के डी सिस डेक्स्ट्रो वाला, सिस लीवो वाला, ये 2 आइसोमर, और ट्रांस तीसरा ना, इन चले गए। तो 1 and 2 only. Is B the answer? Yes, B is the answer. Exactly those stereoisomers, खाली 1 और 2 की होगी। अच्छा, सही है।
In the following sequence of reactions, A and D respectively are. ठीक है, चलो देखते हैं ए और डी क्या है। ए से बना 2B और 2 पानी। अच्छा, हरे रंग का कुछ है, KOH और O2 डाल के। फिर उसी में एसिड डाल दिया तो पर्पल और MnO2। ओ समझ गए हम क्या है ये। और फिर सी में KI डाल दिया तो कुछ और रिएक्शन हो गया, वापस ए मिल गया। ठीक, मैंगनीज देख रहे हैं, पर्पल कलर देख रहे हैं एसिड डालकर किसी हरे रंग में, ये सब इशारा करते हैं एक ही तरफ की हो न हो, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, पायरोल्यूसाइड ओर में जो आता है। और जब उसे KOH के साथ फ्यूज करते हैं और खूब उसमें O2 बबल करते हैं तो वो K2MnO4 बनाता है। अच्छा, जो कि हरे रंग का होता है। और पोटेशियम मैंगनेट जो हरे रंग का होता है, जब उसको हल्का सा एसिडिफाई कर देते हैं, पीएच उसकी 14 से घटाकर अगर आप 10 या 11 कर देंगे तो भी वो डिस्प्रपोर्शनेट कर जाता है और आपको एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है। क्या मिलता है आपको? एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है और मैंगनीज डाइऑक्साइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। पर्पल कौन है? वो है KMnO4। अच्छा, फिर क्या होगा? फिर ये जो KMnO4 है, अगर आप KI के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो KI तो रिड्यूसिंग एजेंट है, KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो KMnO4, अच्छा इसमें कुछ ऐसा भी लिखा कि एसिडिक मीडियम ऐसा कुछ है, तो नॉर्मल रेगुलर न्यूट्रल मीडियम में अगर आप कराते हैं, सो कॉल्ड न्यूट्रल, तो MnO2 प्रेसिपिटेट हो जाएगा। और तो शुरुआत में न्यूट्रल था, बाद में अल्कलाइन होने लग जाएगा, पर ठीक है, आपको MnO2 मिल जाएगा शुरुआत में। और KI विल बी ऑक्सीडाइज टू I2। ध्यान रखना, शुरू शुरू में I2 या I3 माइनस बनेगा, बेटर है I3 माइनस कहें इससे। फिर क्या होगा? जैसे जैसे सॉल्यूशन में KOH बढ़ता चला जाएगा, एक लिमिट के बाद जब pH 14 होने लग जाएगी, तब एक नई फफूंद पैदा होगी। कैसे? एक तो KMnO4 को रिड्यूस होकर MnO2 नहीं K2MnO4 बनाना पड़ेगा, और यही नहीं, अगर बेसिक मीडियम हुआ तो अब KI ऑक्सीडाइज होकर आयोडीन नहीं IO3 माइनस बनाना शुरू करेगा, और वो बहुत बाद का कॉम्प्लिकेशन है। शुरू शुरू में न्यूट्रल मीडियम में I3 माइनस बढ़िया है। ठीक है, ए और डी, ए क्या था? MnO2, और डी क्या है? I2 या I3 माइनस। तो पहले तो MnO2 को खोजते हैं, MnO2 ये आ गया। ठीक है, एंड अच्छा कि IO3 बनाया हुआ है, चलेगा। क्यों? इन्होंने मान लिया है कि शुरू शुरू में तो I3 माइनस बनेगा, मना नहीं है, पर जैसे जैसे मीडियम बेसिक होता जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे, क्योंकि बेसिक मीडियम में आयोडीन या I3 माइनस अनस्टेबल होते हैं, वो वापस डिस्प्रपोर्शनेट कर जाते हैं I माइनस और IO3 माइनस में, जैसे मैंने आपको बताया भी था यहाँ पर। तो आप IO3 माइनस को भी प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि किस स्टेज ऑफ रिएक्शन की आप बात कर रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दे ही वही रखा है। ए ऑप्शन में MnO2 एक जगह ही है, तो और कुछ चारा ही नहीं है। बाकी KI और KIO3 जो ए ऑप्शन में दे रखे हैं, अगर आप देखेंगे वो तो KI वगैरह ये जो है, फिर बी भी आयोडीन वाला होगा, और अगर बी आयोडीन वाला है तो उससे मैंगनीज कैसे प्रकट हो जाएगा? आयोडीन में क्लोरीन मिला के मैंगनीज तो बनता नहीं है, तो ए में एटलीस्ट मैंगनीज का एटम तो होना पड़ेगा ना। सिर्फ इस लॉजिक से भी देखेंगे तो भी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन से भी अगर आप देखें तो बी ही आंसर होगा, और MnO2 के साथ KiO3। वो कुछ गड़बड़ है, और इट मींस इसके लेटेस्ट स्टेज बनाया गया है। ठीक है, जी लेंगे इसके साथ, उनको इतना बड़ा पाप नहीं है। राइट राइट। Assuming complete ionization, same moles of which of the following compounds will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation? ठीक है, कम से कम KMnO4 में कौन ऑक्सीडाइज हो जाएगा? एक मोल ले लेते हैं, यहां N की वैल्यू है 2, नहीं 3, हाँ सॉरी, फेरस, फेरस का बनेगा फेरिक, N की वैल्यू 1, सल्फाइड का बनेगा सल्फेट, N की वैल्यू 2, टोटल N की वैल्यू 3। क्यों? क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन FeSO3 रिलीज करेंगे? 3। ऐसे ही फेरस से बनेगा फेरिक, तो N की वैल्यू हुई 1,
ऑक्सलेट से बना CO2, N की वैल्यू हुई 2, टोटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ऐसे फेरस नाइट्राइड छी और फेरस सल्फेट Fe2+ Fe3+, N की वैल्यू है खाली 1। और नाइट्राइड में क्या होगा, फेरस से फेरिक, N की वैल्यू 1, और NO2- से NO3-। एक NO2- के लिए बच्चा है, N की वैल्यू है 2, तो दो NO2- के N की वैल्यू हो जाएगी 4, और टोटल यहां 5। तो सेम केमोनोफोर लगेगा A और B में, C में ज्यादा लगेगा और D में सबसे कम। तो लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड केमोनोफोर लगेगा D में। जी हाँ, इज D द आंसर? यस, D इज द आंसर। Thermal decomposition of manganese compound X at 513 Kelvin results in compound Y, MnO2 and a gaseous product। ठीक है, आपके पास है मैंगनीज कंपाउंड X at 513 Kelvin. It results in a compound Y, MnO2 and a gas। MnO2 reacts with NaCl, अच्छा, and concentrated H2SO4 to give a pungent gas Z, X, Y and Z respectively are। अब MnO2 NaCl H2SO4 क्या देगा? क्लोरीन दे देगा। क्यों? Cl- से क्लोरीन को ऑक्सीडाइज करने का यही एक बहाना है यहाँ पे। एक बात तो पक्की है कि Z तो क्लोरीन हो गया। अब Z क्लोरीन है, क्लोरीन है, क्लोरीन है, तो B तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब किसी कंपाउंड को गर्म करके MnO2 मिल रहा है और हमारे पास ऑफर्स है K3MnO4 तो कुछ होता नहीं है, K2MnO4, KMnO4, ये KMnO4 का रिएक्शन है बाबू। KMnO4 को अगर आप हीट करेंगे तो बनाता है K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। कैसे? आप देखिए, वो डिकम्पोज करता है, +7 से +6 और +4 में जाता है और साथ में O2 गैस छोड़ता है। तो ये था X और ये है Y। हाय हाय हाय, X Y Z। X है KMnO4, Y है K2MnO4 और Cl2 is C the answer? Yes, C is the answer. Choose the correct statements. The correct order of ionic radii is EuCeHon। ठीक है, यूरोपियम, सीरियम, टोनियम और नाइट्रोजन। okay. सेकेंड है when MnO2 is fused with KOH, a purple green compound is formed। And third, oxidation state of iron in nitroprusside ion is +2। अगर आप आयनिक रेडियाई का ऑर्डर देखते हैं, आयनिक रेडियाई का EU से CE से HO, F ब्लॉक में अगर आप देखेंगे तो आपके पास CE से शुरू करते करते फिर आपके पास EU आएगा और फिर आगे चलेंगे फिर HO आएगा। नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड की है, सबसे छोटी होगी, अपन उसके लिए बहुत ज्यादा आंदोलित न हो। लेकिन एक मिनट, हाँ, एक जगह हम फंसेंगे। क्यों? सीरियम, EU और HO प्लस कैटायन है, और नाइट्रोजन अगर आयनिक रेडियस की आप बात कर रहे हैं, एटॉमिक की नहीं, ये आयनिक रेडियस की बात है, तो नाइट्रोजन तो -3 होगी। ओ माय गॉड। और अगर नाइट्रोजन -3 होगी तो कैटायन तो उल्टे पिचक जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, एनायन फूल के कुप्पा हो जाते हैं, बड़े विशाल हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन अगर -3 है तो नाइट्रोजन के बाद देखेंगे, वैसे तो नियॉन आती है, तो नाइट्रोजन -3 इज मच मच बिगर देन नियॉन। क्यों? -3 इज लाइक रिडिक्युलसली लार्ज चार्ज, और यहां कैटायंस तो पिचक गए। तो ये कहना कि एनायन जो है नाइट्राइट का वो बड़ा छोटा होगा और ये कैटायन बड़े होंगे, ये बात गड़बड़ है। एटॉमिक रेडियाई की बात होती तो फिर भी हम सोच सकते थे, आयनिक रेडियाई में तो ये गड़बड़ है। ये क्योंकि +3 +3 +3 होंगे, F ब्लॉक वाले तो ट्राई पॉजिटिव कैटायंस होते हैं, और ये एनायन हो जाएगा। इस तरह से इसकी तुलना उचित भी नहीं है और ये बैठेगा भी नहीं। क्या सही ऑर्डर है? जवाब है
नहीं है। अच्छा, और when MnO2 is fused with KOH, ध्यान रखना एनायन ह्यूज हो जाते हैं, दे आर नॉट स्मॉल। When MnO2 is fused with KOH, अभी रिएक्शन देखा था हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छा रिएक्शन है ना। अ पर्पल ग्रीन कलर कंपाउंड इज फॉर्म, एक पर्पल ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है, K2MnO4 बनता है, साथ में MnO2 बनता है, ठीक है। MnO2 था ही सही, फाइन, दिस इज K2MnO4, तो सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन नाइट्रोप्रोसाइड आयरन इज +2, नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है, Na2 FeCN5NO, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और इसमें नाइट्रोप्रोसाइड आयन देखना है तो ये है कि इसमें आयरन +2 होता है। जी हाँ, इसमें आयरन +2 होता है। सत्य सत्य सत्य, त्रिबार सत्य है ये। 2 और 3 सही है, जी हाँ, 2 और 3 सही है। Well, 3 only, all of these 1 and 2, 1 only, nahi, it is 1 and it is 2 and 3, ओनली शब्द को हटा देते हैं हम, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। 1 2 3, तो 2 and 3 ये बैठ जाएगा। आर बी सी द आंसर्स, यस। ध्यान रखिएगा, इसमें धोखा बहुत मजे से खा सकते हैं। जब आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो कटायन और अनायन की अगर तुलना करेंगे ना आप, तो आप पाएंगे अनायन जीत ही जाएंगे अक्सर, है ना। भले ही वो बहुत वाइड डिफरेंस हो, हाँ ये महान एफ ब्लॉक वो मामूली सेकंड पीरियड, बट anion is going to be huge and yes, bigger. I'm sorry for that. Anyways, चलिए, choose the correct statements. 1. Geometry of NiCO4 and NiPPH3 whole twice Cl2 are tetrahedral. ऐसा है क्या? ठीक है। वेल, अगर आप देखें तो इसमें है ये D10 कॉम्प्लेक्स है, ये तो टेट्राहेड्रल है, बहुत क्लासिक है। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये Ni2+ है, ये D8 कॉम्प्लेक्स है। और D8 कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हैं, 2 वीक फील्ड है। अगर 2 स्ट्रॉन्ग फील्ड और 2 वीक फील्ड है, 50-50% स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड है, तो यहां पर थोड़ा सा एक कचरा ये होता है कि भाई अगर ऐसे मामलों में आधी स्ट्रॉन्ग आधी वीक फील्ड हो जाए, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो चीजें हाई स्पिन ही रहती हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, ये हाई स्पिन पैरामैग्नेटिक और टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जी हाँ, हो जाएगा। तो ये सही बोल रहे, ये बिल्कुल सही बोल रहे। फिर अगला है K2PtCN4 एंड Na3CO C2O4 थ्राइस आर डायमैग्नेटिक। प्लैटिनम तो बेचारा हमेशा डायमैग्नेटिक ही होता है, क्यों, सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज तो डायमैग्नेटिक हो ही जाते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है उनको। कोबाल्ट का ट्रिस ऑक्सिलेटो कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, ये कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है, ये D6 कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन है, बिल्कुल लो स्पिन है, डायमैग्नेटिक है, बिल्कुल है, ठीक है। All geometrical isomers of MAbB2CD are optically active. MAbB2CD आर ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं यार ये बात तो ठीक नहीं लग रही। क्यों, B2CD तो ये क्या है बेटा, ये है मोनोडेंटेट लिगेंड्स, तो क्यों ना हम B और B को यहां लगा दें, और यहां हमने AB को लगाया बाइडेंटेट लिगेंड, और यहां CD को लगा दिया। जैसे हमने ये कहा कि आप देख सकते हो प्लेन खुद ही प्लेन ऑफ सिमेट्री हो चुका है, और क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, जवाब है नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, तो ये झूठ है। तो करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, 1 2 1 एंड 2, 1 एंड 2 सही स्टेटमेंट्स हैं, बाकी नहीं, न सिर्फ 1 न सिर्फ 3 अकेला ना, 1 एंड 2 आर द आंसर्स। डन, बिल्कुल। मोस्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स have either a coordination number of 4 or 6, ठीक है, and in both cases they show stereoisomerism. Yes, they do, पता है हमें। They may show geometrical isomer or optical or both. सच है, फालतू बातें हैं, तो पता ही है, मैं कोई बहुत महान बात तो करी नहीं है। लिस्ट 1 contains complex compounds and list 2 contains the number of stereoisomers and the types they can form. अरे वाह, जान ले लो मेरी, ठीक है, मैच कराना होगा और कराते हैं। वैसे तो बढ़िया लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि 4-4 कंपाउंड्स, वो लंबे चौड़े कॉम्प्लेक्स का GI OI देखना यार, गिनने हैं,
पर इसमें अगर आप देखें अपने को कुछ ऐसे ऑफर्स मिले हैं, 1 का QU QU PU PR, ठीक है, UUUR ऐसा कुछ है, UUPR व्हाटएवर, है ना। पहले 1 सॉल्व करते हैं, उससे अपने को ऐसा लगता है कुछ मदद मिल जाएगी आगे काम करने में, ठीक। 1 के अलावा 4 3 3 4, तो 2 को तो सॉल्व करने की बात ही नहीं करी है। आइए चलिए पहले 1 तो करें, के PDNH3BrClF, ठीक। तो ये क्या है, इसमें पैलेडियम +2 है, +2 है मतलब D8 कॉम्प्लेक्स है। अगर पैलेडियम बाबू D8 कॉम्प्लेक्स है, अगर पैलेडियम D8 कॉम्प्लेक्स है तो क्या होगा, मेरे पास है NH3BrClF, ये MABCD का स्क्वायर केस है और उसमें 3 आइसोमर बनेंगे, ए के ऑपोजिट बी या सी या डी बारी बारी से लाए जाएंगे और 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे, इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म होगा ही नहीं। तो पी है, जी हाँ, इसके साथ पी है और 3 है, तो PR 1 का आंसर है बड़े प्यार से PR, ठीक है। मैच करें और देखते हैं, 1 का आंसर है ओ बाबा PR, तो लो जी आगे कुछ करना ही नहीं है, डी ऑप्शन आ गई, एक ही में PR था, कुछ सोचने वाली बात ही नहीं। तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन का इससे हो गया, क्वेश्चन बनाया ही ऐसे है कि आप देखेंगे फटाफट ऑब्जेक्टिव अप्रोच से तुरंत तो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन सेट ही नहीं होगा। अच्छा सही है, बिल्कुल। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। S1, जनरली स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, but do not exhibit optical because they do not possess a plane of symmetry. But they do possess, अगर स्क्वायर प्लेनर है तो they do possess a plane of symmetry, तो ये तो false है। और S2 क्या है, डेल्टा T is around 4/9 times डेल्टा O, हाँ ये तो ट्रू है, ये सत्य है। टेट्राहेड्रल क्रिस्टल स्प्लिट स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल की 4/9 के आसपास लगभग लगभग होती है। S3, in octahedral complexes each electron entering T2G orbital, octahedral है तो एक बार देखें EG और T2G, each EG और T2G, इलेक्ट्रॉन एंटरिंग T2G ऑर्बिटल स्टेबलाइजेस, ये है बैरी सेंटर, नीचे आ गया ऊपर, ये है 0.6 डेल्टा O, ये है 0.4 डेल्टा O, इट स्टेबलाइजेस द आयन बाय 0.4 डेल्टा O, सही है। एंड ईच इलेक्ट्रॉन इन EG डिस्टेबलाइजेस कॉम्प्लेक्सेस बाय 0.6 डेल्टा O, बिल्कुल ये भी ट्रू है। तो स्टेटमेंट 1 झूठा है, 2 और 3 सच्चे हैं। इज बी द आंसर? ऑफ कोर्स यस, बी इज द आंसर, एंड देयर वी आर। मैच ईच कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन लिस्ट 1 with an appropriate pair of characteristics from list 2 and select the correct answer using the code given below the lists, ठीक है। आपके पास EN बता रखा है, क्या है, टाइटेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, प्लैटिनम, ये सब की बातें करी हुई हैं। कॉलम मैच करने, फिर से एक काम करते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं। ए का 4 3 1 1 2 1, ए ऑप्शन करते ही आंसर आ जाएगा, बाकी कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आज देखते हैं ये क्या है, 4 अमोनिया है, 2 क्लोराइड है, ठीक। नाउ प्लीज रिमेंबर क्रोमियम 3+ कैसा है, ये एक D3 कॉम्प्लेक्स है, तो पैरामैग्नेटिक तो ये होगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को दुनिया की कोई ताकत पेयर नहीं कर सकती। ऑड नंबर कैसे पेयर होगा, तो पैरामैग्नेटिक तो ये है, डाया नहीं है, पैरा है डाया नहीं है। और कैसा, ये आयनाइजेशन आइसोमरिज्म में नहीं, क्लोराइड अंदर बाहर आएगा तो आयनाइजेशन नहीं होता है इससे ना, वो सिस ट्रांस दिखा देगा, बिल्कुल दोनों Cl जो कोऑर्डिनेशन स्केल के अंदर है, दिस इज दे ट्रांस। तो एक आंसर है 1 और 3, एक आंसर है 1 और उसके साथ 3, जी हाँ 1 के साथ 3 भी मैच नहीं, सॉरी क्षमा चाहता हूं 1 नहीं है, 1 तो कट गया ना, 3, ए का 3 है बच्चा, तो A3, बाकी सब बैठ गए अपने आप ही, B1 C4 D2 है, ऐसा ही है बस। चलिए इसी बात में अगला सवाल, which says which of these is our correct orders for group 14 elements।
चौधरी का चांद ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए कौन सा है सही ऑर्डर, आपको है बताना। आओ देखें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप चलेंगे +2 स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी। जी हाँ, बढ़ती चली जाएगी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते। ठीक है, एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप कम होता है, ऑक्साइड्स का बिल्कुल कम होता है, सही है। कैटिनेशन की टेंडेंसी कार्बन की बहुत ज्यादा है, सिलिकॉन और जर्मेनियम की कम होती जाएगी और डाउन द ग्रुप कम ही होगी। ठीक है, ये भी सही है। ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ओके, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। नहीं नहीं नहीं, लेड थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, ये सच है। कार्बन ज्यादा है, सिलिकॉन कम होती है, जर्मेनियम कम होता है, टिन कम होता है, लेकिन लेड मरते मरते थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? ये अजीब सा ट्रेंड है, पर सच ये है। लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन चलते लेड की आयनाइजेशन एनर्जी टिन से थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, थोड़ा एक्सेप्शनल है वो। ABC is the answer. Yes, ABC is the answer. BF3 plus NaH 450 केल्विन, क्या मिलेगा? P plus Q. If Q is a sodium salt, okay, सोडियम सॉल्ट क्या होगा? NaF होगा। सोडियम है, फ्लोराइड है, तो सोडियम का सॉल्ट होगा NaF। तो P क्या है? P जरूर होगा डाइबोरेन B2H6, ऐसा लगता है। इसमें एक्चुअली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि NaOH कितना है। अगर NaH सोडियम हाइड्राइड एक्सेस में आ गया ना गलती से, तो वो NaBH4 भी बना सकता है। खैर, क्या बोला है? P इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हाँ, यस। P फॉर्म्स एडक्ट, डाइबोरेन है ना, इट फॉर्म्स एडक्ट विद अमोनिया। यस। एसिडिफाइड MnO2 ऑक्सीडाइजेस Q इनटू अ कलर्ड गैस। हैसियत नहीं है किसी की कि वो NaF को ऑक्सीडाइज कर दे, गलत बात बोल दी आपने। Q फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट विद कैल्शियम क्लोराइड। जी हाँ, ये CaF2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, बिल्कुल सही बात है। ABD आबाद, न हो आप बर्बाद, आबाद है बिल्कुल सही आंसर ABD। आपने NaBH4 को कैसे हटाया? देखिए, कुछ मेंशन नहीं है, और 450 केल्विन से ये नहीं पता लगता कि B2H6 से NaH है, वो तो एक्सेस या लिमिटेड से पता लगता है। लुक और फील से देख लेते हैं कि जब 2 बार डायबोरेन की रिएक्शन दी है, तो यार वही सोच रखा होगा इसलिए दिए यार, क्यों जबरदस्ती इसको हटाए, है ना, इसलिए। अदरवाइज कोई लॉजिक नहीं था कि हम NaBH4 को न गिनते। ठीक, चलिए। विच ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स आर करेक्ट? इनमें से कौन सा ऑर्डर या कौन कौन से ऑर्डर सही है? थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी घट जाती है। हाँ, घटती है और रेगुलरली घटती है। अमोनिया से कम फॉस्फीन, फॉस्फीन से कम आर्सीन, उससे कम स्टिबीन है, और ये तो ऑर्डर गलत सलत कर दिया है, गलत बात बोलती। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर, लिक्विड हाइड्रोजन कम होती है लिक्विड हीलियम से। नहीं नहीं नहीं, सबसे कम पूरे ब्रह्मांड में जितना इंसानों को ज्ञात है, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है लिक्विड हीलियम का है। हीलियम में मिनिमम अट्रैक्शन होता है, तो सबसे कम टेम्परेचर पर हीलियम बॉइल करती है, ये भी गलत बात है। थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ये सत्य है। और मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो O2 में है 2, KO2 में 1 और इसमें है 0, ये बढ़ रहा है, सत्य है। सी और डी आंसर्स हैं। जी हाँ, सी और डी आंसर्स हैं। Consider the following structures and calculate the value of P square minus Q square. अच्छा, P है टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशंस और Q है टोटल नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। किन किन के स्ट्रक्चर सही है वो P है, और Q जिनके गलत हैं और गिनते हैं, देखते हैं। SF4 बढ़िया है, SOF4 ये भी सही लग रहा है बिल्कुल। फिर ये क्या है? H3PO3, H3PO3 में भी एक PH बॉन्ड बनाया है, सही क्या है? फिर ये IF5, ठीक है, ये भी सही है। ये क्या है बाबू? ये IF4 और 1 2 3 4 5 6 7 8 IF4 माइनस बना रखा है, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। वैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स ही बनाए हैं, तो IF4 माइनस का सही है, बट अदरवाइज IF4 माइनस होना कैसे चाहिए? IFF
एफ एफ, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे, ये ऐसा होना चाहिए था, तो ये सही रिप्रेजेंटेशन नहीं लगता मुझे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर से ये ज्योमेट्री के हिसाब से गलत है, गलती एक पर नहीं। ये क्या है? ये है 1 2 3 4 5 6 7, ICL3 है। ICL3 भी टी शेप्ड है। अगर आप देखें तो ICL CL CL और लोन पेयर इस तरह से आने चाहिए, ये इक्वेटोरियल प्लेन में आने चाहिए बाबू। ये ढंग से रिप्रेजेंट नहीं किया है sp3d या ट्रायंगोनल बाइपिरामिडल को, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ठीक नहीं है। और ये क्या है? ये है IO2F2, चार्ज भी है क्या? माइनस, देखें 1 2 3 4 5 6 7, हाँ IO2F2 माइनस, ऐसा कुछ तमन्नाएं हैं शायद करने की। ठीक है, अच्छा है क्या ये? वेल, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सियल पोजीशन पर होता है, जो कम होता है वो इक्वेटोरियल पे आता है, और O माइनस तो ऑब्वियसली फ्लोरीन से कम ही है। ठीक है, इक्वेटोरियल पर है, कोई गलत बात नहीं, सही है। आप देखिए इसमें बेंड स्टूल पर बहुत सारी चीजें हैं। बेंड स्टूल क्या कहता है कि अगर sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो प्रेफरेबली एक्सियल पोजीशन लेती है, और अगर लोन पेयर है तो वो प्रेफरेबली इक्वेटोरियल पोजीशन लेता है। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ p की वैल्यू आ गई 5 और q की वैल्यू आ गई 2, तो p² माइनस q² इज 25 माइनस 4 यानी 21। तो आंसर होगा 21. Yes, the answer is 21. There we are. There we are. एक लंबा चौड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्कल बनाया हुआ है या एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। देखें क्या है? कोई पदार्थ है A which gives blue color to the flame, नीला रंग। अच्छा, चेक कॉपर। K2CrO4 मॉलिब्डेनम भी देता है वैसे, बट मॉलिब्डेनम सिलेबस में है नहीं। K2CrO4 देता है येलो PPT। अच्छा, अब क्रोमेट्स अक्सर सॉल्युबल होते हैं। क्रोमेट्स अगर प्रेसिपिटेट दे रहे हैं तो बेरियम या लेड की फीलिंग आती है इसके साथ। तो चलो, क्योंकि बेरियम क्रोमेट, लेड क्रोमेट ये होते हैं पीले रंग के प्रेसिपिटेट। ठीक है, ए में ऐसा भ्रम पैदा हुआ, उसको हीट किया है तो ब्राउन गैस है। ब्राउन गैस अक्सर NO2 होती है। अच्छा, और फिर उसमें कोई गैस H मिलाई, वेरी लो टेम्परेचर, ब्लू कलर, बिल्कुल सारे फंडे क्लियर हो गए। कोई नाइट्रेट है जो हीट करने पर रेडिश ब्राउन NO2 गैस छोड़ रहा है। NO2 और NO को मिक्स करके कंडेंस करो वेरी लो टेम्परेचर पर, तो बनती है N2O3 लिक्विड जो नीले रंग की होती है। पानी डालोगे तो बनेगा नाइट्रस एसिड HNO2 जो अनस्टेबल होता है, और HNO2 नाइट्रस एसिड फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बनाता है। आहा, तो ये वही है FeH2O5NO2+, महान ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। और भी कुछ है? अब ये जो अज्ञात नाइट्रेट है जो नीला रंग दे रहा है फ्लेम को, नीले रंग से बहुत रहस्य पैदा हो रहा है। ठीक है, फिर क्या है? ये H2S के साथ काला प्रेसिपिटेट दे रहा है, तो बेरियम तो नहीं हो सकता, शायद लेड हो। ठीक है, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में घुल रहा है, नहीं तो लेड भी नहीं हो सकती। कैसे? लेड में तो PbSO4 बन जाएगा, नाइट्रिक एसिड में व्हाइट PPT हो जाएगा। और ये कोई वेपर किसी किस्म की और कोई गैस वैस पैदा कर रहा है। ये बहुत एक फफूंद वाली बात यहां सामने आ रही है। ठीक है, देखते हैं क्या है, क्या क्या है। लेट्स सी। कंपाउंड D प्लस I माइनस प्लस H प्लस दे रहा है गैस। ठीक, पहला प्रश्न है कंपाउंड D कौन सा है बाबू? D है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड और I माइनस दे रहा है गैस, तो नाइट्रस एसिड HNO2 क्या करेगा? I माइनस I2 बनाएगा और गैस निकलेगी NO। I माइनस इज ऑक्सीडाइज्ड टू I2 एंड HNO2 विल बी रिड्यूस्ड टू NO। तो गैस इवॉल्व सिमिलर टू, ठीक है, NO निकाल दी है तो NO कौन सी है? गैस H है, गैस H। इट इज सिमिलर टू गैस H। जी हाँ, बड़ा राउंड अबाउट चले हैं पर निकाल ली है गैस H। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड 1
इज इनसॉल्युबल इन, फिर से देखना पड़ेगा क्या था। देखिए एक छोटा सा करेक्शन भी है, जी जो है वो एक्चुअली व्हाइट प्रेसिपिटेट है। अब यहां पे देखिए क्या होगा। ए, कोई ऐसा पदार्थ जिसका क्रोमेट इनसॉल्युबल है, हमने कहा था क्रोमेट या तो लेड हो सकता है या बेरियम हो सकता है जो येलो पीपीटी है। हाँ जी। अब क्योंकि क्रोमेट अधिकांश के सॉल्युबल होते हैं, बहुत कम के प्रेसिपिटेट होते हैं। अब ब्लूइश वुइश कलर है तो लेड की फीलिंग अच्छी आती है। H2S ब्लैक प्रेसिपिटेट पीबीएस आ जाएगा। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से NO भी निकल जाएगी और यहां पर PbS विल बी ऑक्सीडाइज टू PbSO4, तो वो ब्लैक प्रेसिपिटेट रंग बदलकर व्हाइट प्रेसिपिटेट हो जाएगा। बैठ रहा है? बिल्कुल शानदार बैठ रहा है। तो येलो प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड आई, तो लेड बैठ गई है। आई क्या है? PbCrO4, तो PbCrO4 इज इनसॉल्युबल इन एसिटिक एसिड। ये डिस्टिंक्शन होता है बेरियम और लेड का। अगर एसिटिक एसिड डाल देंगे तो बेरियम क्रोमेट घुल जाता है और लेड क्रोमेट नहीं घुलता। NaOH में तो घुल जाएगा कौन? लेड क्रोमेट। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, लेड क्रोमेट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में भी नहीं घुलेगा, तो बी और सी इन दोनों में इनसॉल्युबल होगा लेड प्रेसिपिटेट या येलो प्रेसिपिटेट किसका? लेड क्रोमेट का। BC आर द आंसर्स? यस, BC आर द आंसर्स। The type of hybridization of complex E is, complex E ये था Fe H2O whole 5 NO2 plus ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। पांच पांच एक्वा लिगेंड्स हैं। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल है, तो sp3d2। जी हाँ, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2 एंड ज्योमेट्री ऑफ कोर्स इज गोइंग टू बी ऑक्टाहेड्रल। डन डन। The hybridization of central atom of gas B is, गैस B कौन सी है? ब्राउन गैस। ब्राउन गैस है रेडिश ब्राउन NO2 गैस। NO2 बेटा ऐसी होती है, देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। इज बी द आंसर? यस, बी इज द आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न जो एलिंगम डायग्राम पर बेस्ड है, बड़ा शानदार है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एलिंगम डायग्राम इज, एलिंगम डायग्राम में आपको ध्यान के रखना है, जिनके ग्राफ है नीचे, जिस टेम्परेचर पर ग्राफ होगा नीचे, वो ऊपर वालों को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? चलो, एट 800 डिग्री सेल्सियस कॉपर कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। ऐसा है, देखें 800 डिग्री पर क्या है? जिंक यहां है, कॉपर यहां है। जो नीचे है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है और ऊपर वालों को रिड्यूस कर देता है। तो जिंक कॉपर के ऑक्साइड को रिड्यूस करके कॉपर बना सकता है, ये बात है 800 डिग्री पर। और यहां तो उल्टा लिखा हुआ है, कॉपर कैन बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। नॉनसेंस, जो नीचे वाले हैं दे कैन बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ ऊपर वाला। एट 1400 डिग्री सेल्सियस एल्यूमिनियम कैन बी यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। देखते हैं 1400 डिग्री सेल्सियस का ग्राफ देखो, 800 से 2000 गजब कर दिया आपने। 300 इतना डिस्टेंस है, 300 तो इतना ही डिस्टेंस, 300 400 होगा। हाँ, जो एक तो ग्राफ टू द स्केल नहीं है, ये खतरनाक बात लग रही है थोड़ी। चलो देखते हैं, लगभग ये 1400 डिग्री सेल्सियस के आसपास की गैस कर सकते हैं हम। एल्यूमिनियम सबसे नीचे है, जिंक ऊपर है। हाँ जी, तो क्या एल्यूमिनियम को जिंक के रिडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। और हर टेम्परेचर पर एल्यूमिनियम नीचे, तो एल्यूमिनियम तो एक तरह से ऐसा लगता है कभी भी यूज किया जा सकता है। आप देखिए एल्यूमिनियम पूरा का पूरा ग्राफ एकदम जिंक के नीचे ही नीचे है। तो एनी गिवन डे, एनी गिवन टेम्परेचर, एल्यूमिनियम कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक सीमिलरली। एट 500 डिग्री सेल्सियस कोक कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ऑक्साइड। अच्छा, क्या कोक का ग्राफ नीचे है? 500 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर है, इसमें देखिए जिंक यहां है और कोक, कोयले यहां पर है, ऊपर है। जिंक नीचे है, कोयले ऊपर है। तो क्या ये उचित है? नहीं, ये उचित नहीं है, झूठ बोला जा रहा है। जो नीचे है वो खुद होगा ऑक्सीडाइज्ड, गलत बात बोल दी। कोक कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड।
ऐसा है, देखिए कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड ये है, ये तो काफी ऊपर है, और कोक तो उसके तो नीचे ही है ये तो कोक तो यूज किया जा सकता है, और यहाँ बोला है नहीं किया जा सकता तो ये भी गलत बात है। ओनली वन करेक्ट आंसर एंड दैट इज बॉम्बे बी। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट राइट। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम कॉपर पायराइड्स इन्वॉल्व्स ए क्रशिंग फॉलोड बाय कंसंट्रेशन बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन, सही बात है। रिमूवल ऑफ आयरन एज स्लैग, फेरोसिलिकेट, सही है। सेल्फ रिडक्शन स्टेप प्रोड्यूसेस ब्लिस्टर कॉपर बिकॉज ऑफ SO2 इवोल्यूशन, बिल्कुल सही बात। रिफाइनिंग ऑफ ब्लिस्टर कॉपर बाय कार्बन रिडक्शन, नहीं, कार्बन रिडक्शन से नहीं करते, गलत बातें बोल रहे जा रही हैं ये, है ना। तो मतलब और वैसे भी अगर आप गौर करें तो ब्लिस्टर कॉपर बन गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें इंप्योरिटीज हैं, अशुद्धियां हैं, वो दूसरे तरीकों से हो जाती हैं, बट कार्बन रिडक्शन इज a major process as such. So that's not a very good idea. And yes, this brings us to the next question, which says, well, एक मेटलर्जी का क्वेश्चन या डी ब्लॉक का लगता है, क्या है? कोई चीज है A1, ठीक है, और ये जो A1 है इसका आपने कराया कैल्कुलेशन, ठीक, कैल्कुलेशन कराकर इससे मिलता है ब्लैक सॉलिड CO2 और पानी, कुछ समझ में नहीं आता क्या है ये, लेकिन जब डाइल्यूट HCl और KI डालते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो पक्का है एसिडिक मीडियम में। A1 किसी किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, फिर उसको रोस्ट किया जा रहा है, भूना जा रहा है, रोस्टिंग से मेटल मिल जाता है, हद हो गई यार। अब ओर्स रोस्टिंग से मेटल इतने आराम से देते तो नहीं है, कोई गैस वैस मिल रही है, और मेटल जो है वो भी रिड्यूसिंग एजेंट है, K2Cr2O7 और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डालते हैं तो वो रिड्यूस हो जाता है, और K2Cr2O7 को रिड्यूस करके ग्रीन कलर देता है Cr3+, ठीक है, दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। तो देख कई बार रोस्टिंग में सेल्फ रिडक्शन वगैरह के भी केस आते हैं, हो सकता है ऐसा कुछ हो इसमें, लेट्स सी। लेड का ऐसा शक बैठ रहा है, देखते हैं फिर क्या होता है। A1 and A2 are two ores of metal M. Identify A1, अच्छा दोनों अलग अलग है, एक A1 अलग है, एक A2 अलग है, तो ये एक A2 नाम की चीज है, ये A1 नहीं है, मिसप्रिंट है यहाँ, इसको A2 लीजिए। तो A1 और A2 थे, कैल्सिनेशन के बाद काला सॉलिड दे रहे हैं, कैल्सिनेशन के बाद मिलता है ऑक्साइड, ऑक्साइड काला किस मेटल का ऐसे है जो हमारे सिलेबस में है, वैसे देखिए आप, और CO2H2 दे रहे हैं तो ये जरूर कॉपर का होगा, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड होता है। तो कॉपर का कोई कार्बोनेट ओर है, मेलाचाइट या एजुराइट जैसा ओर होगा A1, और ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ भी रहा है, क्यों? क्योंकि Cu2 प्लस I माइनस देता है Cui प्लस I2 या I3 माइनस, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सेट हो रहा है, कॉपर ओर है। और A2 कोई दूसरा ओर है जिसको भून कर मेटल मिल रहा है, ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर आ रहा है ना, ये मेटल से नहीं आ रहा है, ये गैस से आ रहा है। तो A1 and A2 are two ores of metal M. Identify A1 and A2, ठीक है। सल्फाइड गलत था, कार्बोनेट कैल्शियम होना ही नहीं था, सल्फाइड गलत है, यही सही है, और अगर ये सही है तो फिर यहाँ Cu2S भी सही आ जाएगा, क्यों? सल्फाइड और की रोस्टिंग करी, गैस SO2 निकली, और SO2 वो है जो पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर रही है, न कि कॉपर मेटल पोटेशियम डाइक्रोमेट को ग्रीन कर रहा है, ठीक है जी, ऐसा होगा, शानदार है, ऐसा ही होगा, तथास्तु। तो चलिए बच्चे लोग, इसी के साथ आज का सेशन होता है समाप्त। बहुत ही मजेदार था ये सेशन, बहुत ही शानदार, जिसमें हमने जमकर प्रैक्टिस करी है किसकी, इनऑर्गेनिक रिएक्शंस की, दे दनादन बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स के फॉर्मेट में। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 2-3 क्वेश्चन, कभी कभी 4 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं JEE एडवांस में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके एडवांस के लिए ये यूजफुल होगा, इसको आप करें और पढ़ें और करें और जम के जुटे रहें। फिर मिलेंगे इसी संकल्प के साथ अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।